रागादिरोगान् सततं शक्तान् अशेषिकाय प्रस्थान शेषान् औस्तुक्यमोह अरति जदान य पूर्ववैद्याय नमस्तु तस्मै। आज गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर मैं सदगुरु श्री रामचंद्र बुटी महाराज, सदगुरु श्री माधवनाथ महाराज, सदगुरु श्री आनंदनाथ महाराज, इनके चरणों में प्रणाम करके साथ ही राजवैद्य समीर जमदग्नि सर, गुरुवर्य अमोल भंडारवर सर, इनको नमन करके आज का अपना ये लेक्चर चालू करते हैं। एक्चुअली मैं सबसे पहले कुछ अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे थोड़ी क्षमा चाहता हूँ कि हमें ऑन टाइम पे अपना थोड़ा शेड्यूल में थोड़ा सा बदल करना पड़ा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। लेकिन साथ में बात अच्छी भी हुई कि आज फेसबुक पे आने से उन लोगों को भी उनसे इंटरेक्शन का चांस मिल रहा है जो हमें शायद एक ग्रुप के या एक गूगल मीट पे शायद हम जिनसे मिल ना पाते थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि आइडियल हिस्ट्री टेकिंग, आयुर्वेदिक हिस्ट्री टेकिंग, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि आप इसमें ऐसा क्या बताने वाले हो कि आप जिसको आप आइडियल हिस्ट्री टेकिंग के संबंध में बात कर रहे हो। तो मैंने बोला कि मैं कुछ बताने नहीं वाला नहीं, कुछ अलग से जो ग्रंथों में वही बताने वाला हूँ, लेकिन सिर्फ उसको अलग तरीके से बताने वाला हूँ। अलग तरीके से बताने वाला मतलब कैसे, सपोज अगर आपको दांत संबंधी कोई बीमारी है, अगर मैंने बोला कि आपके घर से लेके आपके क्लिनिक तक, आपके कॉलेज तक का मुझे बताइए कितने लोग कितने वहाँ पे डेंटिस्ट के क्लिनिक्स है, तो शायद आप बता नहीं पाओगे। लेकिन जिस दिन आपको दांत संबंधी कोई तकलीफ हो जाएगी, उस दौरान आपको जरूर याद हो जाएगा कि आपके घर से लेकर आपके हॉस्पिटल तक, आपके कॉलेज तक कितने डेंटिस्ट है करके। ऐसा क्यों? क्योंकि जब जरूरत महसूस होती है तो हम इस चीज़ के लिए खोजबीन चालू करते हैं। यही मानवीय प्रवृत्ति है। उसी दौरान हमें पता ही नहीं है कि आयुर्वेदिक हिस्ट्री कैसे ली जाती है। तो जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग में आपको जो मैसेज आया था हमारे क्लिनिक की तरफ से, हमने उसमें आपको बताया ही था कि हम प्रैक्टिकल व्यू से बात करने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल व्यू से बात करने के लिए आज हम एक केस से ही चालू करते हैं। तो ये केस अभी फिलहाल का ही है, लॉकडाउन के पहले का। हमारे क्लिनिक के अंतर्गत नागपुर में साई मंदिर करके बड़ा फेमस मंदिर है, साई बाबा का मंदिर। तो वहाँ पे हम पहले और तीसरे रविवार को एक कैंप लेते थे। तो वहाँ कैंप का वो किस्सा है। मैं हमेशा की तरह शाम को कैंप ले रहा था, वहाँ पे क्लिनिक के स्टूडेंट भी थे। उसी दौरान एक कपल आया, फीमेल की उम्र 28 साल एंड मेल 34 साल। कैंप फ्री रहता है और उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, बच्चों को दिखाया और नाड़ी परीक्षा करने के लिए हमारे पास आए। तो जब वो हमारे पास आए तो हमने उनसे मतलब कंप्लेंट पे लिखा था कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी और पिछले 7 साल से उनको बच्चा नहीं हुआ था, वो ट्राई कर रहे थे। तो फिर दोनों सामने बैठे, केस पेपर सिर्फ फीमेल का ही निकाला गया था और फीमेल बताने लगी कि हमारे दोनों की रिपोर्ट अच्छे है, हम काफ़ी दिनों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं आधुनिक शास्त्र की। उसी दौरान हमें ये भी बताया गया है कि अभी मतलब इतने दिन से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप आईवीएफ करो। लेकिन पैसे की प्रॉब्लम की वजह से हम ट्रीटमेंट नहीं ले रहे। तो मैंने बोला फिर अभी, और आपकी तरफ अभी हम मंदिर में दर्शन को आए थे, आपका फ्री कैंप दिखा इसलिए आपको दिखाने आ गए, तो कोई रिपोर्ट नहीं लाया है। तो उन्होंने बताया कि मेरे और मेरे पति के दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल है। तो डॉक्टर का कहना ऐसा है कि मैं हेल्दी हूँ, इसकी वजह से मुझे मैं कंसीव नहीं हो रही हूँ। तो एक्चुअली आयुर्वेद हेल्दी मतलब मोटापा, ये बीएमआई के हिसाब से नहीं रखता है। आयुर्वेद जो मोटापा है वो अंगुली प्रमाण के हिसाब से रखता है। तो उसी हिसाब से फिर हमें तो उनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा था। तो पेशेंट से बातचीत करते करते हमने उनके पति को जब गौर किया तो उनके चेहरे पे एक सूजन जैसी थी, जिसको कपोल शोथ कहा जाता है, जो साम अवस्था में दिखाया। तो मैंने बोला कि एक काम कीजिए, आप भी रिपोर्ट आपकी रजिस्ट्रेशन करवाइए। तो वो बोले कि सर मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है, मेरा स्पर्म काउंट नॉर्मल है, तो मुझे मुझे दवाई की क्या जरूरत है। मैंने बोला आयुर्वेद में ऐसा नहीं रहता, दवाई दोनों को लेनी पड़ती है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको मैं जो बोलता हूँ फॉलो करना पड़ेगा। फिर वो गए, उन्होंने रजिस्ट्रेशन में पेपर निकाला और हिस्ट्री ली गई। 15 दिन की मेडिसिन दी मैंने उनको। हमारा कैंप 15 दिन का रहता है। नेक्स्ट फॉलोअप को फिर से आ गए
उस दौरान उन्होंने अपनी सभी रिपोर्ट लाई थी और उन रिपोर्ट में सभी लिखा था कि पति का जो स्पर्म काउंट था वो नियर अबाउट 42 मिलियंस के करीब था। फीमेल का ओवुलेशन स्टडी प्रॉपर था, हार्मोनल ऐसे प्रॉपर था, सभी चीज़ें ऑन पेपर नॉर्मल थी। तो जब मैंने दवाई चालू करी, मैं उन्हें उसी दौरान भी उनके फोर्स किया कि मेडिसिन पति को भी लेनी पड़ेगी, और वो मान रहे थे। शायद जैसे आदमी सब तरह से हार जाता तो फिर डूबते को तिनके का सहारा, उसको उनको लगा शायद यहाँ से कुछ फ़ायदा हो जाए, तो उन्होंने दोनों ने दवाई चालू की। तो मुझे उसी दौरान मुझे लेडीज़ ने रिक्वेस्ट की, सर हम अगले कैंप को नहीं आ पाएंगे, हमें 1 महीने की मेडिसिन प्रिस्क्राइब कीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने 1 महीने की मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी। और उसके बाद लॉकडाउन चालू हो गया। लॉकडाउन में मंदिरों को भी बंद कराया गया था, तो उसके दौरान मंदिर बंद हो गया, तो कैंप बंद हो गया। तो लॉकडाउन के दौरान जब हमारा क्लिनिक चालू था, क्लिनिक में हमें फ़ोन आया, तो पेशेंट ने बात की कि सर हम आपके साईं मंदिर के कैंप में आए थे, आपसे बात करना है। अभी इतने पेशेंट मुझे याद नहीं आया कि कौन से पेशेंट ने हमें कॉल किया है करके। उसके बाद जब हमने उनको बोला कि आपकी जो केस पेपर है उसको व्हाट्सएप कीजिए, तो उन्हें व्हाट्सएप किया और मैं पहचान गया कि हाँ ये वही पेशेंट है जो इनफर्टिलिटी आया था करके। उन्होंने बोला कि सर मुझे मेरी माहवारी इस बार रुक गई है, ये क्यों, दवाई की वजह से हुआ क्या? ऐसा उनका लग रहा था कि दवाई की वजह से माहवारी रुक गया। मैंने बोला एक काम करो, आप सबसे पहले यूपीटी कीजिए, कल अर्ली मॉर्निंग के यूरिन सैंपल लेके करना है, कल मुझे फ़ोन कीजिए। उस पेशेंट का मुझे सुबह 7 बजे घर पे ही फ़ोन आया कि सर यूपीटी में तो 2 लाइन दिखा रहा है, ये पॉजिटिव है या फिर ये फ्रॉड पॉजिटिव है, या फ्रॉड मतलब निगेटिव आ रही है या फॉल्स पॉजिटिव है। इस संबंध में जो वो थोड़ी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि पहली बार उसकी माहवारी रुकी थी और पहली बार ऐसी कुछ रिपोर्ट उनके सामने आई थी। उसी दौरान मैंने बोला कि एक काम कीजिए, हमें 15 दिन रुकना पड़ेगा, 15 दिन के हम सोनोग्राफी करेंगे तभी एक्चुअल पोजीशन पता चलेगी। उस दौरान मैंने भी उन्हें कुछ बताया नहीं कि आपको अभी फ़िलहाल क्या करना है। तो फिर कुछ जो आयुर्वेदिक की हम गर्भवती महिलाओं के लिए जो दवाई चालू की थी वो मैंने चालू कर दी थी। आफ्टर 15 जब सोनोग्राफी किया था, उन्होंने लिखा था 8 वीक प्रेगनेंसी, 8 वीक अमेनोरिया ऐसा था, मतलब 8 वीक प्रेगनेंसी थी, फिटोल पोल अच्छे डेवलप हुए थे। और उस दौरान उस फीमेल का मतलब जो आनंद था वो इतना था कि वो बता नहीं पा रही थी, लेकिन लॉकडाउन था और वो थोड़ी बाहर गावी थी तो वो आ नहीं पाई। मैंने कोई बात नहीं, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब मिलना है। हमने फ़ोन पे उनको मेडिसिन जो है वो वहीं से उनके आसपास गाँव से लेने के लिए बोल दी। अब बात ऐसी आती है कि इसमें नया क्या है, मतलब ये केस तो ऐसे तो कैसे आयुर्वेद ने बहुत सारे ट्रीट किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दौरान मैंने उस पेशेंट को उनके मेल पार्टनर को जब चेक किया था तो मुझे वो कफज ग्रहणी के बारे में लगे थे। तो कफज ग्रहणी में स्त्रीषु अहर्षणम ऐसा बनाया। अब स्त्रीषु अहर्षणम मतलब क्या कि उनके लिए बहुत बार जब हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो उसका मुझे लिखता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन इसका वो वर्ड है, लेकिन आयुर्वेद में जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है इसका ऐसा मीनिंग न लेते हुए उसको प्रजोत्पादन अक्षम ऐसा भी उसका मीनिंग लिया जाता है। मुझे लगता है एक्चुअली उसका मीनिंग वही होना चाहिए, स्त्रीषु अहर्षणम मतलब कि ही इज नॉट एबल टू कंसीव, इस तरह से होना चाहिए। तो मैंने एक्चुअली फीमेल को जो ट्रीटमेंट दी थी वो तो एक गर्भाशय बल्ले ऐसी थी, उनके पति को मैंने कफज ग्रहणी की चिकित्सा चालू कर दी थी। और मुझे याद है मैंने उनको उसी दौरान पूछा था कि आपके और उनके एक कंप्लेंट थी कि उनको संडास से म्यूकस पास होती थी, जिसको हमारे मराठी में आओ ऐसा वर्ड कहते हैं, तो म्यूकस पास होता था। तो जब वो म्यूकस पास होने लगा होता था तो उनके लिए लगता था कि शायद नॉर्मल है, कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन एक कफज ग्रहणी में वो लक्षण बहुत प्रोमिनेंटली दिखता है। तो उस हिसाब से हमने उनकी चिकित्सा चालू की थी। जब चिकित्सा चालू की तो मैंने उनको फ़ोन पे ही पूछा कि आपके पति को जो तकलीफ थी, जो म्यूकस था वो कैसे है? तो बोले सर वो तो पहले 15 दिन के ट्रीटमेंट में ही कम हो गया, तो उसके बाद अभी तक उनको नहीं हुआ। इस पर से बताने वाली बात है, अगर मैं रिपोर्ट देख के ही उनकी चिकित्सा करता था, जैसे बाकी के चिकित्सकों ने उनको बोला है कि आप फीमेल पे फोकस करो, उनमें कोई प्रॉब्लम है, तो शायद पति अनडायग्नोस रहता था और उनको जो कफज ग्रहणी है उसके वजह से ऐसे स्त्रीषु अहर्षणम मतलब प्रजोत्पादन अक्षम, ये जो सिम्टम्स मैं डायग्नोस नहीं कर पाता था। और उनकी जो लिस्ट थी, बड़ी लिस्ट थी कि जिनके पास उन्होंने चिकित्सा की थी, शायद उनमें मेरा भी नाम ऐड हो जाता और वो ये कहते थे कि हमने इन वैद्य से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, हमको आराम नहीं आया। ये सब चीज़ का एक लेखा जोखा, एक निचोड़ क्या है? एक निचोड़ है कि आयुर्वेद की अपनी खुद की निदान पद्धति है।
ऐसा क्यों है? ऐसे इमेजिन कीजिए कि अगर हम यहाँ से 500 साल पहले अगर भारतवर्ष में पैदा होते तो क्या होता? 500 साल पहले अगर हम आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं, 500 साल पहले अगर हम बीएमएस कर रहे होते तो क्या होता? तो क्या उस दौरान आज की जो बायोकेमिकल जो टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, वो अवेलेबल रहती थी? आज को जो इमेजिंग टेस्ट है, एक्सरे, एमआरआई, सोनोग्राफी, ये अवेलेबल थी? नहीं थी अगर। फिर भी उसी दौरान उस समय भी आयुर्वेदिक चिकित्सा की जाती थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा यह है कि आयुर्वेद की खुद की निदान पद्धति है। आज क्या हो रहा है, हम आयुर्वेदिक पद्धति से चिकित्सा करने के पहले एक आधुनिक शास्त्र की पद्धति से निदान करना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पहले बताया, क्योंकि बीमारी है तो चिकित्सा है। लेकिन जब हम आयुर्वेद ग्रंथों को पढ़ते हैं तो आचार्य चरक जी ने कहा है कि आप बीमारी के नाम के पीछे मत दौड़े, बीमारी को नाम देने के लिए नॉमेनक्लेचर के पीछे मत दौड़े। आप अगर सपोज दोषों का भी ज्ञान करवा लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और इस श्लोक को हम पढ़ के छोड़ देते हैं, हमको लगता है सिर्फ दोषों के बारे में सब फर्स्ट ईयर से पढ़ते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि आयुर्वेद शास्त्र में बोला गया है कि दोषों के वजह से ही बीमारियां होती है। जब तक दोष डिस्टर्ब नहीं होंगे, दोष प्रकोपित नहीं होंगे, मतलब क्षय वृद्धि नहीं होगी, तब तक बीमारी नहीं होती। हमको दोषों पे फोकस करना है। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि आइडियल आयुर्वेदिक एस्थेटिक में आप क्या बताना चाहते हो, तो मैं कुछ अलग बताऊंगा नहीं, अपने जो संहिता में है वही बताऊंगा, लेकिन उसको फॉलो कैसे करने का ये बताऊंगा, कि जिसके बारे में हमें बहुत बार हम इसके बारे में हमें पता ही नहीं होता कि एक्चुअल हमें करना क्या होता है, या उसको हमको कैसे फॉलो करना है। तो आयुर्वेदिक हिस्ट्री टेकिंग के लिए सबसे पहले मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, जो पॉइंट्स आपने हमेशा याद रखने हैं। सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें एक बात के लिए ख्याल देना पड़ता है कि हमारे पास आने के पहले वो पेशेंट जिन वैद्यों के पास, जिन डॉक्टर के पास गया है, उनका डायग्नोसिस ना सुने। आजकल बहुत ऐसे होता है, पेशेंट आ जाता है, आजकल गूगल पेशेंट भी रहते, गूगल पे पूरा स्टडी करके डॉक्टर के पास आते। जब पेशेंट आ जाता है तो पेशेंट जैसे आ गया, उसको बोल रहे कि हाँ क्या शिकायत है, तो अपनी बड़ी बड़ी फाइलें टेबल पर रखता है और कहता है कि डॉक्टर सर इसमें पूरी चीज़ें लिखी है, आप देख लो इसमें से। या फिर हमें बोलता है कि मुझे एसिडिटी है, मुझे पैनक्रेटिस है, मुझे किडनी स्टोन है, मुझे माइग्रेन है, ये खुद ही बताना चालू कर देता है। जिस दौरान आपने फाइल पढ़ ली, जिस दौरान आपने पेशेंट का डायग्नोसिस उसके मुंह से सुन लिया, बस आपका सबकॉन्शियस माइंड चालू हो जाता है उस पर काम करने के लिए। पेशेंट ने आपको बोल दिया कि मुझे पेशेंट ने मुझे बोल दिया कि मुझे साइटिका है, बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड पे कहीं तो भी साइटिका और ग्यूद्रसी का कनेक्शन जुड़ जाता है, क्योंकि हमने किताबों में वही पढ़ा है कि साइटिका इट्स ग्यूद्रसी, और हम कटी स्पीकर पूर्वा श्लोक की तरह उनके उसी तरह से सवाल पूछने चालू कर दे, और अल्टीमेटली हमारा डायग्नोसिस ग्यूद्रसी इस पे जाता है। मतलब आधुनिक शास्त्र से साइटिका और आयुर्वेदिक शास्त्र से ग्यूद्रसी, यहाँ तक हम पहुंच जाते हैं, और फिर उसी तरह से हमारी चिकित्सा चालू हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा याद रखना है, जब पेशेंट हमारे पास आता है उसकी फाइल को छूना नहीं है, उसको बोलना कि आप हमें आपका डायग्नोसिस मत बताइए, आपकी शिकायत बताइए। आप जैसे पेशेंट बोलता है मुझे किडनी स्टोन है, तो आपको कैसे पता चला आपको किडनी स्टोन है? फिर वो बोलता है कि मैंने सोनोग्राफी की है, तो सोनोग्राफी क्यों की है? तो आपको सभी को पता होगा कि डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ स्टोन, किडनी स्टोन का पेन अलग अलग तरीके से होता है। अगर वो स्टोन किडनी में है तो हमको लंबर रीजन पे पेन होगा, अगर वो यूरेटर में है और डिसेंड हो रहा है तो लॉइन टू ग्रॉइन पेन रेफर होगा, अगर वो ब्लैडर में है तो बिलो अम्बिलिकस हमको पेन फील होने वाला है। इट मीन्स कि वो स्टोन के पोजीशन पे डिपेंड है, और इसी के हिसाब से आयुर्वेद का निदान भी बदलता है। वो कैसे बदलता है ये आज हम पूरे तरीके से देखने वाले। आज हम यही देखना है कि हमें आयुर्वेदिक पद्धति से निदान करना है, ना कि आधुनिक शास्त्र का निदान लेके आयुर्वेदिक चिकित्सा करनी है। जैसे मैंने आपको पहले इनफर्टिलिटी केस बोली है, अगर उस दौरान मैं सिर्फ फीमेल पे फोकस करता तो पति के जो रिपोर्ट्स, पति की जो कंप्लेंट्स थे, शायद उसको मैं कवर नहीं कर पाता। आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं पति का स्पर्म काउंट तो वो अच्छा ही था, फिर उसमें कुछ करने की क्या जरूरत थी? मुझे पता है पति का स्पर्म काउंट बहुत अच्छा था और आधुनिक शास्त्र के मानकों के हिसाब से वो नॉर्मल ही था। लेकिन आयुर्वेद में इस कोई भी जो द्रव्य होता है शरीरगत, वो द्रव्यतः, गुणतः, कर्मतः, इन तीनों लेवल पे देखा जाता है।
शायद द्रव्यत मतलब वो संख्या के हिसाब से स्पर्म काउंट बराबर हो सकता है, लेकिन गुणत और कर्मत शायद वो उस लेवल का नहीं था कि वो प्रजोत्पादन के सक्षम हो। यही बात आज हम केस स्टडी के हिसाब से देखने वाले थे। तो सबसे पहले आज जो हम देखने वाले हैं कुछ बेसिक चीजें जो है केस टेकिंग के समय हमें जो हमारे क्लिनिक को मैसेज आए थे, उस मैसेज में कुछ स्टूडेंट्स सेकंड ईयर के भी है, कुछ फाइनल के भी है। तो जो चीज़ें हमको थोड़ी याद से लिखनी है वो पेशेंट के नाम से हम चालू करते हैं। पेशेंट का नाम हमेशा पूरा लिखना है। पूरा लिखना है मतलब अगर वो श्रीमती है या शादी श्रीमती है, सऊ है या फिर कुमारिका है या फिर इस हिसाब से हमको पूरा लिखना। मैं इसका एक आपको एग्जांपल बताता हूँ क्योंकि आज का अपना लेक्चर ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल व्यू के हिसाब से। मुझे याद है मैं इंटर्न में था तब जब हमारी पोस्टिंग लगी थी, तो उस दौरान IGM से मतलब इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है नागपुर में, वहाँ पे हमारी इंटर्नशिप लगती है जब हम UG में होते हैं। तो उस दौरान वहाँ पे हम चेक करने गए, तो वहाँ पे एक फीमेल आई, उसकी उम्र 42 ईयर्स थी। अभी मुझे पूरा किस्सा बहुत अच्छे से याद है। 42 ईयर्स की थी और उसका पेट बहुत फूला हुआ था, मतलब जैसे प्रेग्नेंट वुमन का होता है उस तरीके से होता है। और उसको और वो आई भी थी पेट दर्द के लिए आई थी। तो वहाँ के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने एलोपैथी के डॉक्टर थे और उन्होंने उनको टेबल पे लिटाया और उनको चेक करने लगे। तो मैं और मेरा कलीग था और हमने जाके सर के कान में जाके पीछे से आराम से बोल दिया, सर ये तो प्रेग्नेंट लग रही है, शायद इसको हमें प्रेगनेंसी वार्ड है वहाँ पे रेफर करना चाहिए। तो सर बोले ठीक है देखते क्या है। तो सर ने सिर्फ उनको पूछा कि आपकी लास्ट माहवारी कब आई थी, आपको मेंस्ट्रुएशन कब हुआ था। उसने बोला कि सर 48 साल की उम्र में ही मुझे मेनोपॉज आ गया था, मतलब 3 से 4 साल पहले ही उनका मेनोपॉज उनको आ चुका था। तो अगर हम उनको डायरेक्ट पूछते कि मैडम आप प्रेग्नेंट हो क्या, तो शायद उनको बुरा लगता, क्योंकि बहुत बार कुछ सवाल पेशेंट और डॉक्टर के रिलेशन खराब कर सकते हैं। तो वो डॉक्टर का इनका एक्सपीरियंस था कि उन्होंने उनको सवाल थोड़ा अलग तरीके से पूछा। और मेन बात तो ये है, जब उनका केस पेपर लिखा था उस पर वो विडो थी, मतलब उनके पति की बहुत पहले डेथ हो चुकी थी। तो ये चीजें हमको उसी दौरान याद आ गई कि मतलब एक सिम्टम्स का और पेशेंट के कंप्लेंट्स का वो जो रिलेशन होता है, इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन हो सकते हैं, मुझे पता है कुछ लोगों के दिमाग में बात आएगी, फिर भी एक नॉर्मली मैक्सिमम टाइम तो एक्सेप्शन हो सकता है, इसलिए नाम पूरा लिखना है आपको, ये बात याद रखिए। दूसरा क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक जो बात होती है, अभी हमारे क्लिनिक में हमको कभी ऐसा महसूस होता है, बहुत से पेशेंट एक नाम के हमारे पास आ सकते हैं, मतलब नेम और सरनेम ये अलग एक जैसा ऐसा बहुत बार होता है, इसलिए मिडिल नेम इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद उम्र की तरफ जाना है। अब आयुर्वेद उम्र के हिसाब से क्या देता है, आयुर्वेद ने अवस्थाएं बोली है, मतलब बाल अवस्था बोली है, तरुण अवस्था बोली है और वृद्ध अवस्था बोली है। तो ये जो अवस्थाएं है इसको डिफ्रेंशिएट करने का ग्रंथों में तो बोला है कि 16 साल तक बाल अवस्था होती है, लेकिन आज के हिसाब से जब हम देखते हैं तो फीमेल्स में ये देखा जाता है कि मेंस्ट्रुएशन जब चालू होता है मेनार्ची तक वो बाल अवस्था है, मेनार्ची के बाद वो तरुण अवस्था में लैंड अप हो जाती है, और जैसे मेनोपॉज आ जाता है उसके बाद वृद्धावस्था चालू हो जाती है। हाँ, आपको याद रखना है, अगर 35-40 साल की उम्र में भी अगर किसी फीमेल को मेनोपॉज आ जाता है, इट मीन उसके बाद उनकी वृद्धावस्था चालू हो गई है। अब ये बातें क्यों देखनी है, बहुत बार अगर बाल अवस्था का रुकना है, कोई बच्चू है, छोटा बच्चा है और उसको अगर पित्त संबंधी अगर वात संबंधी विकार हो रहा है तो वो सुख साध्य की तरफ जाता है, क्योंकि उसकी अवस्था कफ की है और उसको बीमारी हुई है वात, पित्त और वात की। वैसे अगर वो कोई बच्चा और उसको कफ संबंधी बीमारी है तो वो उस पे बच्चे को थोड़ा अपने को ख्याल देना पड़ता है, वो उच्च साध्य की तरफ जा सकता है। सेम एडल्ट में भी ऐसा होता है, अगर पर्सन एडल्ट एज का और उसको पित्त की बीमारी है तो उम्र अवस्था पित्त की है, उम्र की अवस्था पित्त की है और उसको बीमारी भी पित्त की हो रही है, तो इसमें सुख साध्य कृच्य साध्य ये इस पे हम फोकस कर सकते हैं। तो ये आयुर्वेद के हिसाब से उम्र के बारे में देखना हमको। अगला पार्ट हम जो लिखते हैं वो लिंग के बारे में, स्त्री पुरुष इसके बारे में। उसके बाद जो हम नेक्स्ट पॉइंट एक हमारे इसमें ऐड करते हैं वो जन्म स्थान के हिसाब से ऐड करते हैं। जन्म स्थान कि रुग्ण का जन्म स्थान क्या है। अभी एक्चुअली वो जन्म स्थान नहीं है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनकी माता जब उनका जन्म हुआ था तो जब वो इंट्रायूटेरिन लाइफ में था पर्सन,
तो उनकी माता का वो कहाँ पे रहना था, कौन से एरिया में। अब ये जांगल आनुक इस देश के हिसाब से करना पड़ता है, क्योंकि जब प्रकृति बनती है तो हमारे देश का उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। इसलिए आप कौन से एरिया में आपकी माता रहती थी, कौन से प्रदेश में, उसके हिसाब से हमें प्रकृति का ज्ञान होता है, जो हम जाके आगे रुग्ण बल के लिए जिसका हमको इम्पोर्टेंट होता है। हमने हमारे पेज मैसेज में लिखा था कि हम हिस्ट्री टेकिंग ब्लूप्रिंट डालने वाले हैं, लेकिन अभी ब्लूप्रिंट का प्रॉब्लम ऐसे आ गया है कि मैं फेसबुक पे आ गया हूँ, तो अभी यहाँ पे मैं तो ब्लूप्रिंट वो पोस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं एक कोशिश करूंगा, जो ग्रुप के लोग हैं उस ग्रुप में वो ब्लूप्रिंट में फॉरवर्ड कर दूंगा, ताकि आपको जो स्ट्रक्चर होता है वो हमको पता चले। तो वो ब्लूप्रिंट के बारे में मैं आपसे वैसे ही खुद बात करने वाला हूँ, लेकिन डायग्रामेटिक जो प्रेजेंटेशन है वो हमने उस ब्लूप्रिंट कागज से एक PDF फाइल बनाई है, उस पर तैयार किया है। और जो लोग ग्रुप में है उनको हम फॉरवर्ड कर देंगे, उनको मिल जाए, आज लेक्चर के बाद मिल जाएगा। तो बैक टू हिस्ट्री टेकिंग। तो जन्म स्थान एक होता है, उसके बाद आता है उनका व्यवसाय, वो उनका प्रोफेशन क्या है। बहुत बार जैसे आधुनिक शास्त्र में प्रोफेशन के हिसाब से अगर आप जैसे डस्ट वाली चीज यहाँ पे काम कर रहे हो तो आपको लंग संबंधी बीमारियां हो सकती है, ये बात हमको ख्याल रखनी है, उसमें हमारा कोई दो राय नहीं रखनी है। लेकिन दूसरी बात, आयुर्वेदिक हिसाब से प्रोफेशन को कैसे जज करना, ये थोड़ा सा आपने देखना चाहिए। वो क्या होता है, बहुत बार हमारे सामने बैठे वाला व्यक्ति अगर पित्त प्रकृति का है, यहाँ से थोड़ा मैं एक अलग एक विषयांतर कहेंगे जिसको, थोड़ा सा एक अलग एग्जांपल दूंगा आपको। हमारे इसमें दर्शन प्रश्न स्पर्शन परीक्षा बोली है। दर्शन परीक्षा मतलब क्या, दर्शन परीक्षा मतलब पेशेंट को लिटा कर उसको चेक करना, इतना ही नहीं है। पुराने जमाने में जब वैद्य चेक करते थे, उनके OPD का, उनके चिकित्सालय का एक स्ट्रक्चर कैसे होता था, एक उनका घर ऐसे लंबाई में होता था, दूर आगे ऐसे एंट्रेंस होती थी, साइड में सभी पेशेंट बैठे रहते थे, कुछ ऊंचाई पर वैद्यराज बैठे रहते, उनके आसपास उनके दवाएं रहती थी, उनके शिष्य उनके कर्मचारी आसपास रहते, तो दवाई बनाते रहते। जैसे ही पेशेंट दरवाजे से एंटर होता था तो वैद्यराज उनको ऑब्जर्व करते थे, वो कैसे चल रहा है, उसका गेट कैसे है। इस पर से दर्शन परीक्षा पेशेंट बैठने तक ही हो जाती थी, इस पर से प्रकृति का हमको एक ज्ञान प्राप्त होता था। तो ये प्रकृति का हमें थोड़ा सा आइडिया करना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि दरवाजा खोल दिया, पेशेंट OPD में आ गया और हमने उसको देख लिया, फिर भी उसके बात करने का तरीका, उसके बालों बालों पर से, उसके स्किन पर से, उसके रहन सहन पर से हमें प्रकृति का अंदाजा आ जाता है। तो हम आ रहे थे प्रोफेशन पे। अगर कोई पित्त प्रकृति का पर्सन है और वो ऐसी जगह पे काम करता है जिसपे उनका बॉस उनको सुपर इम्पोज करता है, उनपे बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालता है, तो ये पित्त प्रकृति का पर्सन होने की वजह इसमें अति राग, ये तो लक्षण पहले से है, प्रकृति से है वो। तो ऐसी कंडीशन में वो बहुत ज्यादा हमेशा वर्किंग प्लेस पे चिड़चिड़ा रहने वाला, वर्किंग प्लेस पे गुस्से में रहने वाला, ऐसा रह सकता है। और इस अति राग की वजह से ऑलरेडी पित्त प्रकृति है और बहुत ज्यादा गुस्सा होने की वजह से पित्त का और प्रकोप, ऐसे लक्षण उसमें एक हेतु के तौर पे उसको देखा जा सकता है। तो ये चीजें हो गई प्रोफेशन के बारे में। प्रोफेशन के बारे में और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे किसी फर्नेस के पास कोई काम करते हैं या हॉट टेम्परेचर पे काम करते हैं, तो वात प्रकृति वाला एक हॉट टेम्परेचर में काम करने वाला पर्सन, पित्त प्रकृति वाला हॉट टेम्परेचर में काम करने वाला पर्सन और कफ प्रकृति का हॉट टेम्परेचर में काम करने वाला पर्सन, ये तीनों लोग उस एनवायरनमेंट को अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। शायद पित्त प्रकृति के लिए वो जो हॉट सराउंडिंग है एक व्याधि के हेतु के रूप में डेवलप हो सकता है, बाकी के दो लोगों के लिए शायद वो व्याधि नाशक के इस पे काम कर सकता है। तो इसलिए हमें प्रोफेशन जो है वो प्रकृति के हिसाब से देखना है। ये आयुर्वेद में हमें हेतु ढूंढने के लिए मदद करने वाला है। उसके बाद उसका एड्रेस और एक कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट से कुछ इंटरेक्शन करने के लिए कुछ आपकी उनको कुछ परहेज संबंधी या कुछ बातें उनको दवाई संबंधी हमें बतानी हो या पेशेंट के कुछ इन्फॉर्म करना हो, तो इसके लिए हमें एक कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास होना चाहिए। तो ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये हर जगह पे ली जाती है। अब इसके बाद मेन हमारा चालू होता है कि आयुर्वेदिक हिस्ट्री टेकिंग का पैटर्न। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला है कि आपको पेशेंट की फाइल को टच नहीं करना है, आपको पेशेंट को पहले सामने बढ़ाने के बाद उनकी कंप्लेंट से चालू करना है। कुछ बातें जो हम हिस्ट्री टेकिंग के दौरान ऑब्जर्व करते हैं वो ये रहते हैं
कि हम लीडिंग क्वेश्चंस पूछते हैं बहुत बार। मतलब आपको सर में दर्द होता है, दर्द हो रहा क्या, आपको दर्द इस तरह होता है क्या, आपको दर्द उस तरह होता है। ये लीडिंग क्वेश्चन बहुत बार पेशेंट समझ ना पाए तो वो उसके गलत आंसर देता है। फिर अगली बार बोलता है मुझे तो शिकायत नहीं थी, वो तो कभी कभी मुझे दर्द हो रहा था। इसलिए हिस्ट्री टेकिंग का सबसे पहले तरीका है कि प्रश्न परीक्षा है, उसके पहले पेशेंट को पूरा पूछना है कि आपको शिकायत क्या, तो उसको तरीका कैसे है। सबसे पहले मैं आपको एक केस पेपर आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, हमारे ग्रुप पे। हमने बोला था पहला पॉइंट कि पेशेंट की फाइल को टच नहीं करना, और पेशेंट के जो कंप्लेंट्स रहते हैं उसको डायग्नोसिस को लिखना नहीं है। हमको पूछना है आपको शिकायत क्या होती है, आपको, मेरी बात करो, आपको शिकायत क्या होती है। इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा। बहुत बार पेशेंट हमको पूछते हैं कि सर आपके आयुर्वेद में थायराइड के लिए क्या है, आपके आयुर्वेद में डायबिटीज के लिए क्या है, आपके आयुर्वेद में हाइपरटेंशन बीपी के लिए क्या है। तो बहुत बार फिर मतलब उनको उनकी अपेक्षा होती है जैसे वो कोई मेडिसिन ले रहे थे वैसे कोई आप मेडिसिन दो और जिसको हम ले सके। हमें ये बात याद रखनी पड़ती है कि आयुर्वेदिक निदान जो है वो लक्षणों पर से डायग्नोस हो जाता है। लक्षणों पर से मतलब कैसे, हमें उनको पूछना है आपको कैसे पता चला था आपको डायबिटीज है, आपको कैसे पता चला था आपको हाइपरटेंशन है। तो बोलेंगे कि हमने डॉक्टर के पास चेक किया, हमारा बीपी रेस था। जिस दौरान आपका बीपी रेस था उस दौरान आपको शिकायत क्या थी। तो कुछ लोग कहेंगे पैर पे सूजन आई थी, हम डॉक्टर के पास गए, हमारा बीपी रेज मिला। कुछ लोग कहेंगे पूरे शरीर पे सूजन थी या चेहरे पे सूजन थी, हम डॉक्टर के पास गए, हमारा बीपी रेज मिला। कुछ बोलेंगे हमारा सर दर्द हो रहा था, हम डॉक्टर के पास गए, हमें हमारा बीपी रेज मिला। कुछ बोलेंगे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी जिसके वजह से हम डॉक्टर के पास गए और हमारा बीपी रेज मिला। इन सभी बातों को जब हम ख्याल देखते हैं, अगर पेशेंट बोलता है कि पैरों पे सूजन आई थी और उनके बाद उस दौरान उसका बीपी रेस था, इट मींस आयुर्वेद के हिसाब से एक देशीय शोथ है। अगर पेशेंट कहता है कि पूरे बदन पे सूजन आ गई थी और बीपी रेस था, इट मींस उस दौरान संपूर्ण शरीर में सर्वांगगत शोथ है। अगर पेशेंट कहता है कि दिल की धड़कन तेज हो गई थी तो उस दौरान शायद वो वात पित्तज पांडु का रुग्ण हो सकता है। इसलिए उस लक्षणों के हिसाब से हमारा निदान होता है और निदान के हिसाब से चिकित्सा होती है, ना कि व्याधि के हिसाब से चिकित्सा। आयुर्वेद की चिकित्सा के बारे में जब आप बात करते हैं तो हमें क्या क्या बात देखनी है। जैसे मैंने वो डेंटिस्ट का एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर दांत में दर्द है तो हमें हमारे रूट के सभी डेंटिस्ट याद हो जाते हैं क्योंकि हमको जरूरत होती है। तो हिस्ट्री टेकिंग में करना, हिस्ट्री ली क्यों जाती है यही हमको एक्चुअली पता नहीं होता। हमको सिर्फ इतना पता होता है हिस्ट्री टेकिंग से हम अल्टीमेटली एक बीमारी तक पहुंच जाते हैं और बीमारी का डायग्नोसिस मतलब चिकित्सा की सहूलियत। हम भूल जाते हैं कि आयुर्वेद में तो यही कहा है ना, संक्षेपित क्रिया को निदान परिवर्जनम, मतलब हेतु को बंद कर तो आपकी चिकित्सा हो जाती है। मतलब जब आयुर्वेद निदान करता है आयुर्वेदिक पद्धति से वो हेतु को भी देखता है, क्योंकि हेतु को बंद करना एक चिकित्सा का प्रकार बोला गया है। इसीलिए हमें रुग्ण के इसमें उसके हेतु देखने हैं, उसके लक्षण देखने हैं, उसके उपशय देखना है और उसके दोषों की अवस्थाएं देखनी। ये सभी बातों पे आज हम बात करने वाले। एक बात जो हमने पोस्ट पे नहीं डाली थी, हमने लिखा था कि टाइमिंग 9 बजे से आगे है, तो 9 बजे तक आगे कितना समय लगने वाला है। जब हर साल जब हम ये हमारे क्लिनिक में बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसको कम से कम हमको 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो आज हम 2 से 3 घंटे, हमने 1 ही घंटे का सेशन लेने की सोचा है। तो 1 घंटे में हम जितना कोशिश करेंगे उतना क्लियर करेंगे, उसका हम अगले पार्ट में उसको कवर करने वाले। तो वापस आते हैं, हमें हिस्ट्री टेकिंग से क्या है, हमारा ब्लू प्रिंट हमको क्या बोलता है। ब्लू प्रिंट में हमको देखना है, हमें पेशेंट के लक्षण देखने हैं, पेशेंट के हेतु देखने हैं, उपशय देखना है, दोषों की अवस्था देखते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हमको हिस्ट्री में हमको क्या ऑब्जर्व करना है, हमको लक्षण, हेतु, उपशय और दोषों की अवस्था है। ये 3 चीजें, ये 4 चीजें जब हम पेशेंट से जान पाएंगे तभी आयुर्वेदिक निदान हो पाएगा। तो सब अब आते पहले लक्षण पे। लक्षण क्यों देखे जाते हैं, लक्षण पर से हम दोषों की क्षय वृद्धि इसको जाना जाता है, साथ में धातु का क्षय वृद्धि या विकृति, इन 3 बातों को देखा जाता है। इसलिए जब हम पेशेंट को लक्षण पूछते हैं उस पर से हमको दोषों का ज्ञान होना चाहिए।
हम बहुत बार सिर्फ पेशेंट जैसे कंप्लेंट बोलते हैं, हम कंप्लेंट लिख लेते हैं, लेकिन हम बाद में सोचते हैं कि ये लक्षण किसके वजह से है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने शीर्षुल बोला है, शीर्षुल वात से भी होता है, शीर्षुल पित्त से भी होता है, शीर्षुल कफ से भी होता है। जब रुग्ण हमको शीर्षुल ये कंप्लेंट बोलता है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये हमको उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो शीर्षुल है ये वात की वजह से हो रहा है, ये पित्त वजह की हो रहा है, ये कफ की वजह से हो रहा है। साथ में ये हमारी जिम्मेदारी है हमको देखना है कि ये शीर्षुल की वजह से इसका धातु कौन सी विकृत है। इसमें रस धातु है, महास्रोत विकृति है, रक्त धातु विकृति है, मज्जा धातु विकृति है। ये बातें हमको जाननी होती है। इसलिए जब हमको पता होता है कि लक्षणों पर से दोष इनका ज्ञान करना है तो हम लक्षण उस तरीके से पूछना चालू करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले फोकस करना है लक्षणों पे। लक्षण लिखते समय हमें क्या देखना है, बहुत बार ऐसे होता है पेशेंट आता है और हम हमारा कागज पेन लेके बैठ जाते हैं और पेशेंट जैसे ही बोलता है हम लिखना चालू करते हैं। ये सबसे गलत तरीका है। जब पेशेंट आपको बता रहा है, आपका पेन नीचे रखिए, पेशेंट पे फोकस कीजिए और उससे पूरी जानकारी लीजिए। सवाल पूछते समय उसको इस तरह से पूछना है। बहुत बार मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। पेशेंट आता है और पेशेंट कहता है कि सर मुझे कटीशूल, कमर में दर्द है। तो हम पूछते कब से है, तो पेशेंट कहता है कि 1 महीने से। हम लिख देते 1 महीने से। यहाँ पे हम कुछ मिस्टेक कर सकते हैं। आपको सवाल पूछना है कि आप मुझे तब से बताइए जब आप हेल्दी थे, आपको कोई भी शिकायत नहीं। अक्सर पेशेंट ऐसे बोलता है सर 2 साल पहले मैं एकदम हेल्दी था, 2 साल के बाद थोड़ा थोड़ा दर्द कमर में चालू हो गया, लेकिन वो बेरेबल था, मैंने कुछ दूसरी दवाई भी ली। 1 साल तक तो काफी अच्छा था, 1 साल में थोड़ा बढ़ने लगा है, लेकिन पिछले 1 महीने से इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई है। अभी अगर हम कमर दर्द 1 महीने से लिखते हैं हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि संप्राप्ति 2 साल पहले से चालू हो रही है। संप्राप्ति के कब से चालू है इसके हिसाब से सुख साध्य, कृच्य साध्य इसका नॉलेज किया जा सकता है। बहुत बार पेशेंट हमको पूछते हैं कि सर आप कितने दिन हमको दवाई लेनी पड़ेगी, कितने दिन में हम ठीक होने वाले। तो हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट को हम कितने दिन में रिजल्ट देंगे। 1 महीने का अगर कमर दर्द है, संप्राप्ति बहुत कम दिनों के रिजल्ट जल्दी होना चाहिए। लेकिन 2 साल पुराना अगर कमर दर्द है तो उसको वक्त लगने वाला है। ये आइडिया हमको आ जाती है, ताकि हम पेशेंट को क्लियर कर पाते हैं कि आपको दवाई कितने दिनों तक लेनी पड़ेगी। इसलिए पेशेंट को सवाल पूछते समय पूछना है कि आप हेल्दी कब थे, और पूरा मुझे वहां से बताइए। अक्सर दूसरी और एक गलती होती है, पेशेंट हमेशा डोमिनेटिंग सिम्टम्स ही बताता है। पेशेंट जैसे शीर्षुल का पेशेंट लिया जाए तो पेशेंट बोलता है कि मुझे शीर्षुल है। जब हम उसको पूछते हैं और आपको क्या शिकायत है और क्या शिकायत है, कब से आप कब हेल्दी थे, कब से आप कोई बीमार चलो गए, तो पेशेंट का इस तरीके से कुछ जवाब आ सकता है कि मैं पिछले 5 साल से एकदम 5 साल के पहले एकदम हेल्दी था, फिर मेरा जॉब चेंज हो गया या कुछ लाइफस्टाइल चेंज हो गया, मुझे कॉन्स्टिपेशन चालू हो गया, फिर उसके बाद मुझे पिछले 2 साल से एसिडिटी चालू हो गई, फिर उसके बाद कुछ 1 साल से मुझे शीर्षुल चालू हो गया। लेकिन आज शीर्षुल ज्यादा है इसलिए वो हमें सिर्फ शीर्षुल ही बताता है। लेकिन अगर हमने उनसे ये पूछा कि आप हेल्दी कब से थे, कब से आपको ये सब शिकायत चालू हो गए, तो शायद हमें ये समझ में आ जाता है कि पहले उसको कॉन्स्टिपेशन था, फिर अम्ल पित्त की शिकायत हो गई, फिर शीर्षुल हो गया। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें समझ में आने के वजह से हम पेशेंट की संप्राप्ति को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए हिस्ट्री लेते समय पेन को नीचे रखिए, पेशेंट पे फोकस कीजिए और पूछे कि आप कब बीमार चालू हो गए, मतलब हेल्दी कब थे, उसके बाद की पूरी मुझे हिस्ट्री बताइए। उस दौरान उसको पूरा समझ लीजिए। लिखने अभी फिलहाल हमने पेन नहीं उठाया, हमें लिखना नहीं है, पूरी तरीके से समझ लीजिए कि पेशेंट क्या बात कर रहा है, क्या बता रहा है, और उस बातों को पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से आप लिखिए। उसको पूरा एक सीक्वेंस लिखिए, मतलब जो न्यू कंप्लेंट्स है वो न्यू कंप्लेंट सबसे ऊपर होनी चाहिए। जैसे हमने शीर्षुल का एग्जाम्पल, शीर्षुल 1 साल से, ये कब पूछना है हमको पेशेंट को, हाँ और बताइए। जब पेशेंट बोला हाँ सर हो गया, अभी मेरे को कोई शिकायत नहीं है, तो और उन शिकायत का ड्यूरेशन में पूछना है। तो उस हिसाब से सबसे पहले सबसे रिसेंट वाली कंप्लेंट, उसके बाद जैसे ग्रेजुअली पुरानी कंप्लेंट। इसके वजह से हमें पता चलेगा कि एक्चुअली दोष दुष्य समूर्छना, एक्चुअली संप्राप्ति किस तरह से बढ़ी है और किस तरह से उसको व्याधि डेवलप हुआ है, ये हमको समझ में आने वाला है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर ये गलती हमारे स्टूडेंट से या फिर नए स्टूडेंट से बहुत बार हो जाती है। जैसे पेशेंट आता हम लिखना चालू कर देते, तो हमने बातें चीज की, हमें पेशेंट की डायग्नोसिस नहीं लिखने हैं, हमें लक्षणों को लिखना है। हमें पेशेंट के बातों को डायरेक्ट लिखना नहीं चालू कर, उसको पूरी तरह से समझना है
पेशेंट जो कंप्लेंट आया है उसके अलावा जो दूसरी कंप्लेंट्स है और वो कब से है, उनको सबको पहले से सुन लेना है और उसको एक टिपिकल सीक्वेंस में लिखना है। सबसे नई वाली कंप्लेंट सबसे ऊपर, सबसे पुरानी कंप्लेंट सबसे नीचे, ये बात। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि कंप्लेंट्स हमेशा आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में लिखना है आपको, आयुर्वेदिक परिभाषा में लिखना है आपको। जब हम कुछ बच्चों जब पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे हमको बोलते हैं कि सर हम जब डायग्नोसिस करते हैं ना तो हम हमेशा आधुनिक शास्त्र के डायग्नोसिस में पहुंच जाते हैं, हमें पता नहीं, हम कर ही नहीं पाते। हमें जब भी हम संधिवात या आमवात इस तरह जाते हैं तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली रोमेटिक आर्थराइटिस या फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस ये आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? हमें क्यों ऑन टाइम पे समझ में नहीं आता है कि हमें क्या जवाब देना, क्या आयुर्वेदिक डायग्नोसिस लिखना चाहिए। तो क्या होता है कि बहुत बार कंप्लेंट जो टर्मिनोलॉजी है वो हम जब आयुर्वेदिक परिभाषा में लिखना चालू करते हैं तो हमारी आदत हो जाती है आयुर्वेदिक परिभाषा को जानने की, जिसके वजह से हमें अल्टीमेटली कुछ दिनों के बाद आयुर्वेदिक डायग्नोसिस में पहुंचने में मदद होती है। ये बहुत सा न्यू प्रैक्टिशनर में भी जो लोग हमसे सलाह लेते हैं उनमें हमने देखी गई। तो ये बात आपको लिखनी है, आपको आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी यूज करनी है। हाँ, आप उसको इंग्लिश में लिख लीजिए। जैसे पेशेंट बोलता है कि पैर में टिंगलिंग सेंसेशन है, यू कैन राइट इट चिमचिमायन, या फिर स्पेलिंग लीजिए CHR, इस तरह से स्पेलिंग लिखिए, लेकिन वो टर्मिनोलॉजी आयुर्वेदिक होनी चाहिए, जिससे आप आयुर्वेदिक डायग्नोसिस करने में वो आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा सहूलियत होने वाली है। उसके बाद अगला पॉइंट जो रहता है कि हमने देख लिया, हमें दोषों को उसको कंप्लेंट देख लिया, अब पेशेंट ने कंप्लेंट बता दिया, अब यहाँ से आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर का काम चालू हो जाता है। हमें कंप्लेंट्स पर से देखना है कि उस पेशेंट की वो कंप्लेंट्स वात की वजह से है, पित्त की वजह से है या कफ की वजह से है। इसके लिए हमको उपशय अनुपशय बहुत काम में आता है। कैसे आता है उपशय? मतलब क्या, जिस ऐसा कोई भी औषधि, ऐसा कोई भी अन्न, ऐसा कोई भी विहार जिससे आपको आराम महसूस होता हो टिपिकल कंप्लेंट्स में। अनुपशय मतलब क्या, ऐसी कोई भी औषधि, ऐसी कोई भी आहार, ऐसा कोई भी विहार जिसकी वजह से आपको उस कंप्लेंट में तकलीफ होती है। जब हम पेशेंट को पूछते हैं कि आपको बताना है कि कंप्लेंट क्या है, तो साथ में अपनी क्वेश्चन चालू हो जाएगी। ये पेशेंट के कंप्लेंट्स तब हो गए जब पेशेंट ने बोल दिया हाँ सर अब हो गया, मुझे अभी बाकी कोई कंप्लेंट नहीं है, और आपने वो पूरे एक सीक्वेंस में पूरा उसको लिख लिया है। उसके बाद आपके क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। सबसे पहले पूछना है जो पेशेंट को कंप्लेंट है वो कंप्लेंट दिन के हिसाब से कब बढ़ती है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल शीर्षुल का ले लिया, शीर्षुल ज्यादा कब होता है? मॉर्निंग में होता है, दोपहर में होता है, रात में होता है, या फिर नाइट के फर्स्ट इसमें जिसमें कफ का काल है 6 से लेकर रात के 10 बजे तक, रात को ज्यादा बढ़ता है 10 से लेकर रात के 2 बजे तक, या रात के 2 से सुबह के 6 बजे तक। इस तरह से पूछना कि इस में से आपको ज्यादा पेन कब फील होता है। बहुत बार पेशेंट जवाब दे देते हैं, कुछ पेशेंट जवाब नहीं देते, तो कोई बात नहीं, हमारे पास और भी सवाल है। हमेशा याद रखिए कभी भी डायग्नोसिस एक सिम्टम से नहीं होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को डिसीज कहा जाता है। इसलिए एक सिम्टम से होता है, हमेशा हमको हमारे जो डायग्नोसिस है उसको प्रूफ करने के लिए बाकी सिम्टम्स का सहारा लेना पड़ता है। तो हमको दिन के हिसाब से पूछना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, इस समय। इससे क्या होता है, अगर पेशेंट बोलता है कि मुझे मॉर्निंग में तकलीफ ज्यादा होती है, तो हम कफ के हमको एक आइडिया देते हैं कि शायद कब से शीर्षुल हो रहा है। अगर वो कहते हैं दोपहर में शिकायत बढ़ती है तो हम कहते हैं पित्त के इसमें होता है। अगर वो शाम के इसमें कहता है तो हम कहते हैं कि उसको वात के संबंध में। ऐसा होता भी है ना, हम बहुत बार जिसको माइग्रेन के लिए अर्धशिशी जिसको कहा जाता है, अर्धावभेदक से कंपेयर किया जाता है उसमें यही कंपेयर किया बोला था कि जैसे सूरज चढ़ता है हमारा शीर्षुल बढ़ता है, सूरज उतरने के बाद हमारा शीर्षुल कम होता है। तो वी कैन से दैट कि वो पित्त के काल में बढ़ने वाला है। और खास बात ये होती है फ्रेंड्स, दोस्तों, कि हम हमेशा आयुर्वेदिक डायग्नोज भी कर लेते हैं तो उसको अर्धावभेदक, अर्धशिशी ऐसे ही कर लेते हैं। हम कभी लिखते हैं पित्तज अर्धावभेदक, पित्तज अर्धशिशी, ऐसे नहीं लिखते। जबकि आयुर्वेद ग्रंथों की चिकित्सा हम ऐसी लिखी है। आप देख लीजिए चिकित्सा में क्या लिखा उन्होंने लिखा है वात ज्वर के लिए ये कल्प, पित्त ज्वर के लिए ये कल्प, द्वंद्व भी लिखा है वात पित्त के लिए कल्प। जब उन्होंने चिकित्सा वात पित्त के हिसाब से लिखी है तो हम क्यों उसके लिए एक सिंगल डायग्नोसिस बना रहे हैं? तो ये बात हमको याद रखनी है कि डायग्नोसिस हमेशा दोषों के हिसाब से चलना चाहिए। पुरुषम पुरुषम विक्षम के हिसाब से हर एक रुग्णों को अलग से चेक करने के लिए कहा गया है, ये बात एकदम बराबर है। और कुछ कल्प जैसे सूत चक्कर जैसे कल्प, ताप्यादि लोह जैसे कल्प, ये कल्प एक डायरेक्ट कल्प बताया गया है।
तो हमको लगता है कि जब उन्होंने शुद्ध शेखर बता दिया तो उसमें तो आप कुछ ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन वो अवस्था के हिसाब से दिया हुआ है और अवस्था दोषों की सोचने के लिए कही गई है। इसलिए हमेशा डायग्नोसिस का बेस दोषों के हिसाब से ही होना चाहिए। दोषों के हिसाब से हुआ डायग्नोसिस हमारा बेस हमेशा हमको एक राइट डायग्नोसिस तक लेके जाता है, आयुर्वेदिक डायग्नोसिस लेके जाता। तो वापस आते हैं हिस्ट्री टेकिंग पे। तो हिस्ट्री टेकिंग में हमने देख लिया कि हमें आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी यूज करनी है। ये करने से आपका आयुर्वेदिक डायग्नोसिस बनने में फ्यूचर में आपको मदद होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जानने में कुछ वर्ड हमको नहीं आएंगे, तो उसको लिख लीजिए, उसको पढ़िए संहिताओं में, और उसको हिसाब से आपको डायग्नोसिस आपको करना है, कंप्लेंट लिखनी है आपको। उसके बाद कभी कभी हमको अगर पेशेंट अपनी कुछ खास टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं पेन को बताने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, हमारे महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन में मेनली क्या बोलते हैं, तो एक वर्ड है, वो बोलते हैं कि पेशेंट जब आता है वो कहता है कि हमारे पैर में, मराठी में बोलते हैं कि आमच्या पायाला मोंद्रा येतोय, मतलब हमारे पैर को मोंद्रा आ रहा है, मोंद्रा। अब मोंद्रा का एक्चुअली मीनिंग, ये रूरल एरिया का वर्ड है, उसका मीनिंग होता है चिमचिमायन, टिंगलिंग सेंसेशन। अब बहुत बार लिखते समय आप उसको ब्रैकेट में लिख ले वहां पे मोंद्रा। ऐसा क्यों लिखना है? जब पेशेंट फॉलोअप को आएगा तो आप उसको पूछेंगे जो आपके पैर में टिंगलिंग सेंसेशन है, अगर आयुर्वेदिक पूछेंगे चिमचिमाया है तो उसको समझेगा नहीं वो। अगर आप पूछेंगे आपका मोंद्रा कैसे है, तो बोले हाँ सर अभी वो पहले से अच्छा है। तो इस पर से हमको पेशेंट को हमारी चिकित्सा से आराम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये जानने में फायदा होने वाला है। तो इसलिए हमेशा पेशेंट की कंप्लेंट अगर कोई अलग वर्ड में वो डिस्क्राइब करता है तो उसको उसी इसमें लिख लीजिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बाद में असिस्ट करने के लिए कि हमारे निदान प्रॉपर था, हमारी चिकित्सा प्रॉपर थी और उससे पेशेंट को उपचार आ रहा है कि नहीं। तो ये इसका तरीका है। हम उपचार देख रहे थे, हमको दिन के हिसाब से देखना है। दिन के जो तकलीफ है वो दिन के हिसाब से उसको कब वेरिएट होती है ये पूछना है। अगला उसको अन्न के साथ में पूछना है। अन्न के साथ में मतलब कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपको जो शिकायत, हम शीर्षुल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपको जो शीर्षुल हो रहा है ये खाली पेट ज्यादा होता है, खाना खाने के तुरंत बाद ज्यादा होता है, या खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद ज्यादा होता है। तो मैंने पहले ही बताया कुछ पेशेंट इसका जवाब पॉजिटिव देंगे, कुछ नेगेटिव देंगे। जो पॉजिटिव वो बताएंगे हमें कि सर जब मैं भूखा रहता हूँ तो तकलीफ बढ़ जाती है, या फिर जब मैं खाना खाऊं तो मुझे अच्छा लगता है, या फिर मैं खाने के 1-1.5 घंटे बाद मेरा सर दर्द बढ़ जाता है। इस पर से हमें आइडिया आ जाती है अगर खाली पेट शिकायत बढ़ रही है। ये शिकायत कोई भी हो सकती है, मैं शीर्षुल का एग्जांपल ले रहा हूँ, ये जानुसंधि शूल हो सकता है, कटी शूल हो सकता है, उदर शूल हो सकता है, कोई भी ये शूल इसमें हो सकता है। तो इससे क्या होता है, अगर खाली पेट हो रही है तो हमें पता है, ग्रंथ में पता है खाली पेट इसमें वात का डोमिनेंस रहता है बॉडी में, मतलब जब बॉडी में वात का डोमिनेंस है, इस पर्सन की ये कंप्लेंट बढ़ रही है, मतलब ये कंप्लेंट वात की वजह से हो सकती है। अगर वो खाने के तुरंत बाद उसको शिकायत हो रही है, कफ डोमिनेंस रहता है बॉडी में, तो इसका मतलब ये शिकायत से कफ की वजह से हो सकती है। देखिए मैं हमेशा वजह की हो सकती है, वजह की वजह से होता है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज है, इनको कैलकुलेट करके हमको प्रॉपर डायग्नोसिस तक पहुंचना है। ठीक है, तो अगर पेशेंट कहता है कि खाने के 1-1.5 घंटे बाद मेरी तकलीफ बढ़ जाती है, तो इट मीन पित्त का काल शरीर में चालू हो गया, तो ये शिकायत पित्त की वजह से हो सकती है। इस तरीके से हमको पेशेंट को खाने के हिसाब से भी ये चीजों को पूछा जा सकता है। तीसरी एक चीज पूछनी है, उसको सीजन के हिसाब से पूछा जा सकता है। मतलब जो आपको शिकायत है, अगर पुरानी शिकायत हुई, सीजन कौन से सीजन में बढ़ती है, ठंड काल में बढ़ती है, धूप काल में बढ़ती है, या फिर बरसात में बढ़ती है। तो आपने कुछ लोगों ने अपने से ऑब्जर्व किया होगा, जैसे नाक से खून बहना, जिसको हम ऊर्ध्वगत रक्त पित्त बोलते हैं। तो ये अक्सर मतलब मैक्सिमम पेशेंट में जो उसके पेशेंट है उनको धूप काले में होता है, क्योंकि बाहर जब उष्णता की वजह से, सूरज की उष्णता की वजह से उष्णता बड़ी होती है, उसका शरीर पे असर आ जाता है और शरीर में रक्त का और पित्त का उष्ण गुण बढ़ के नेजल ब्लीड चालू हो जाता है। तो हमें उपचार ऐसे मतलब सीजन के हिसाब से भी आइडिया जाती है कि ये कौन से दोष की वजह से हो सकता है। कुछ कंप्लेंट्स हमें ग्रंथों में जो दी है, जैसे हमने पढ़ा हुआ कि सामवात में जैसे या आम का संबंध रहा तो स्नेहन से तकलीफ बढ़ती है। ये भी चीज हमको पूछनी है कि आपकी जो शिकायत है, क्या करने से आपकी शिकायत बढ़ती है, क्या करने से आपको शिकायत कम होती है। बहुत बार कैसे होता है, भारतवर्ष बहुत बड़ा एक विस्तृत प्रदेश होने के वजह से लोगों की आदतें बहुत अलग अलग टाइप की, हम गेस नहीं कर पाएंगे। अगर हमको पूछना पड़ेगा कि एक एक चीज पूछने की कोशिश करके शायद एक दिन भर या 2 दिन एक ही पेशेंट को चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे समय क्या करना है, तो पेशेंट को एक पूछा जाता है ऐसी क्या चीज है। हाँ पर देखिए, खाने का टाइम
दिन के समय और ऋतु, ये तीन तो आपको पूछना ही है कि दिन के हिसाब से पेन कब होता है, खाने के टाइम से कब पेन होता है, ऋतु के हिसाब से। और अगला क्वेश्चन ये पूछना है कि ऐसी क्या चीज है खाने संबंधी या रहन सहन संबंधी जिसके वजह से आपको शिकायत बढ़ती है या जिसके वजह से शिकायत कम होती है। संधि जब आम अवस्था रहती है संधि शूल में, पेशेंट कहता है सर मैं दोपहर में सो के जब उड़ जाता हूँ या उड़ जाती हूँ तो मेरा दर्द बढ़ जाता है, क्योंकि दोपहर को सोने के वजह से आम वृद्धि हो जाती है, जिसके वजह से संधियों में वेदना चालू हो जाती है और पेशेंट को जकड़ाहट महसूस होती है आफ्टर स्लीप। तो ये हमारे लिए उपचार होगा कि जैसे हम बोले ना कि दोषों की अवस्था में देखने, तो ये आम अवस्थाएं जानने में हमारी मदद होती है। इसलिए पेशेंट को पूछना है कि दिन के हिसाब से, खाने के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से और कोई क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपकी शिकायत बढ़ती है कम होती है। ये उपचार हमें हमारे दोषों की जो एक्चुअल दोष है उसका ज्ञान करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये चीज़ें हो गई दोस्तों दोषों से लोगों को कंप्लेंट के बारे में पूछने वाली। उस कंप्लेंट में हमने देखा कि पेशेंट को कैसे कंप्लेंट पूछी जाती है, पेशेंट की कंप्लेंट का उद्देश्य क्या है, कंप्लेंट पे से हमको दोष देखने हैं, एक्चुअली उसका आगे का है दोष और उसके गुण भी देखने होते हैं बाद में, वो हम आगे लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हमको उस लक्षणों पर से हमको धातु कौन सा धातु दुष्ट हुआ है, क्षय वृद्धि हुआ है, ये भी ऑब्जर्व करना है। हमको कंप्लेंट को एक टिपिकल सीक्वेंस में लिखना है, कभी पेशेंट को आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में लिखना है, कभी कभी कुछ पेशेंट अलग वर्ड यूज़ कर रहा है तो उसको पेशेंट की टर्मिनोलॉजी हमको सेम यूज़ करनी है। फिर हमको उपचार के लिए अनुपचय के लिए हमको फोकस करना है। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती है प्रैक्टिस के दौरान कि हम निदान करने के बावजूद, हमारा प्रॉपर निदान के बावजूद हमको रिजल्ट के लिए तकलीफ दे सकती है। वो जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो कुछ 7-8 चीज़ें हैं, वो हर वैद्य ने, हर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर पूछनी ही चाहिए, बिल्कुल पूछनी ही चाहिए। सबसे पहली बात होती है हिस्ट्री ऑफ दंश। दंश मतलब जैसे कोई जानवर ने काटा है, कोई कीड़ा काटा है, ये हमको पूछना ही पूछना है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मूषक दंश में वर्णन आया है, जब मूषक दंश होता है तो चक्रिका है, मतलब गठाने उत्पन्न होती है शरीर में, ऐसा वर्णन आया है। अभी हम पढ़ते समय ऐसे ही पढ़ते हैं कि मूषक दंश हो गया तो तभी गठान उत्पन्न होगी, ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि तात्कालिक होगी करके, उन्होंने कहा गठान उत्पन्न होती है। इसलिए बराबर सुनिए, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए अगर शरीर पे कोई भी गठान हो, कोई भी मतलब कोई भी, वो लाइपोमा से लेके कैंसर तक, लाइपोमा हो, कैंसर हो, ओरियन सिस्ट हो, फाइब्रॉइड्स हो, या फिर ब्रेस्ट में लंप हो, या और कोई भी गठान हो, अगर पेशेंट हमारे पास गठान के साथ आता है, उसको सिस्ट है, तो उसमें ये हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है कि आपको कभी चूहा मतलब मूषक ने काटा है क्या, आपको कभी रैट ने काटा है क्या, ये हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अगर ये हिस्ट्री इंपॉर्टेंट मिलती है तो आपको मूषक दंश में जो अगध बताया है वो चिकित्सा में यूज करने, आपके रेगुलर चिकित्सा के साथ अल्टीमेट रिजल्ट आएंगे। हमारे यहाँ पे जो हम कैंसर के पेशेंट के लिए ट्रीट करते हैं, तो जिस पेशेंट को मूषक दंश या दूसरे किसी प्राणी के दंश के संबंध में हिस्ट्री मिलती है, तो उस पेशेंट के हिसाब से, उस दंश के हिसाब से हम अगध यूज करते हैं और इससे बहुत सुंदर रिजल्ट आ जाते हैं। अभी हमारा उसमें डॉक्यूमेंटेशन चालू है, जैसे कुछ प्रेजेंटेशन हो जाएगा तो वो हम एक जगह पे प्रेजेंट करने के हमने सोचे भी है, लेकिन अभी डॉक्यूमेंट उसका चालू है। तो इसलिए ऐसे हर प्राणी का दंश के बारे में आपको पूछना है। मैं इसका आपको एक और जैसे हम सवाल पूछते हैं कि आपको, मैं जैसे पूछता हूँ कि आपको मतलब फ्रीक्वेंटली क्या काटते हैं, जैसे आपको कुत्ता, बिल्ली, चूहा, इनमें से किसी ने काटा है क्या। एक एग्जांपल मैं आपको बोल देता हूँ, मतलब हिस्ट्री टेकिंग क्या है। मुझे हमेशा लगता है कि हिस्ट्री एक आर्ट है, और जैसे ही आर्ट की कोई खासियत होती है, आप चाहे पेंटर हो, चाहे सिंगर हो, या चाहे म्यूजिशियन हो, जैसे ही आप उसको प्रैक्टिस करते जाओगे आप उसमें और एक्सपर्ट हो जाओगे। वैसे ही मुझे लगता है कि हिस्ट्री टेकिंग भी एक आर्ट है, और सिर्फ इसकी ये आर्ट गुरु के सानिध्य में बैठ के और संहिताओं के साथ पढ़ के डेवलप की जा सकती है, उसका एक है। तो मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। एक पेशेंट था, मैंने उसको पूछ लिया कभी आपको कुत्ता, बिल्ली, चूहा काटा है क्या।
उन्हें बोला नहीं सर कुछ काटा नहीं है क्या। फिर हमने उनके आगे हिस्ट्री ली, और जैसे उन्हें डिटेल हिस्ट्री लेते लेते उन्हें बोल दिया कि सर हाँ एक बार वो तो मुझे मधुमक्खी ने बहुत काटा था मुझे, बहुत बार दंश हुआ था, हमारे घर पे वो छत्ता था और जब भी साफ करते थे तो हफ्ते में 2 बार काट ही देती। मैंने उनको पूछा, मैंने तो आपको पूछा कि आपको कुछ काटा है क्या। वो बोले सर आपने मुझे चूहा बिल्ली कुत्ता ये काटा है ये पूछा है क्या, आपने मुझे ये नहीं पूछा कि आपको मधुमक्खी ने काटा है क्या। इसलिए मतलब वो गलती मेरी थी, इसलिए पेशेंट को पूछते समय थोड़ा अभी मैंने बदल दिया क्वेश्चन, चूहा बिल्ली कुत्ता कोई कीड़ा और कुछ काटा है क्या, ये पूछना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर पेशेंट को आर्थराइटिस है, मतलब संधिवात संबंधी वात विकृति संबंधी संधियों में कोई विकृति है, तो उसमें हनी बी मधुमक्खी काटना एक महत्वपूर्ण हेतु है। इसलिए अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और जिसको कोई मधुमक्खी या कोई कीड़ा काटा हुआ है और उसको संधिवात है, तो उसको अगद यूज करने पड़ते हैं। हम चंपक आदि अगद जो कीट विष का आता है उसको यूज करते हैं और बहुत सुंदर उसके रिजल्ट आते हैं। मतलब बहुत ऐसे पेशेंट जो दर दर घूम घूम के आते हैं, वो एक चिकित्सा का थोड़ा सा पहलू बदलने की वजह से सुंदर रिजल्ट देने लगते हैं। इसलिए मधुमक्खी काटना ये जॉइंट पेन में एक प्रोमिनेंट हेतु है जिसको हमको फोकस करना चाहिए। अभी क्या लोग मेरे पास क्या क्या पेशेंट आए, मतलब कौन से पेशेंट काटे हुए आए हैं। गाय काटी हुई, गाय ने काटा है, सुअर ने काटा हुआ है, मंकी ने काटा हुआ है, ऐसे बहुत से पेशेंट आए। इसलिए और जैसे कुछ दंश कुछ किसी ने कुछ काटा हुआ है, ये जो कंप्लेंट हमें मिलती है, इवन ह्यूमन बाइट्स भी आ जाता है, उसमें आ जाता है। ह्यूमन बाइट्स के लिए भी अगर आता है तो हमको अगद यूज करने पड़ते हैं। तो आप बोले कि इसका अगद ह्यूमन बाइट के लिए क्या है, हमें कौन सा जहर मिलता है कि ले, आपको पता होगा एक कंडीशन आती है, अगर कोई पर्सन जिसको स्किन डिसीज है और उसके नाखून बड़े हुए हैं और उसको खुजा रहा है नाखून से, तो उसका स्किन डिसीज बढ़ता है। ऐसे कंडीशन में जिस पेशेंट को स्किन डिसीज है और वो नाखून से खुजाता है खुद के इससे, फिर भी उसके प्याज बढ़ता है, तो इस कंडीशन में हमें चतुष्पाद नख का जो एक आचार्य वाग्भट जी ने अष्टांग हृदय में एक कल्प दिया है, उसमें स्वर्ण गैरिक दारवी हंसपति ये कुछ उसमें इंग्रेडिएंट है, उसका लेप लगाना पड़ता है। आप कहेंगे खुद से ही खुद के नाखूने से हम जब खुजली करते हैं तो उससे प्याज बढ़ने का क्या कारण है। उसका कारण ये है क्योंकि जैसे हम ऑटोइम्यून डिसीज बोलते हैं ना, खुद की इम्यूनिटी खुद के खिलाफ काम करती है, तो खुद का विष भी खुद के हिसाब से काम कर सकता है। इसी वजह से आयुर्वेद ने स्वाम्बु मतलब जो स्वमूत्र पीना जो है, इसको भी कई तरीके से निषिद्ध कहा गया है। क्योंकि मूत्र ये मल का है और मल से जो मलिन द्रव्य बाहर गिर जाते हैं उसको अगर पिया जाए, और अगर आप कोई बीमारी से ग्रस्त हो और वो मूत्र आप खुद का मूत्र पी रहे हो, तो वो तो आप में विष की तरह काम ही कर सकता है। कुछ ग्रंथों में आचार्यों ने मनुष्य मूत्रों को भी विषापहम विषहर ऐसा कहा हुआ है, लेकिन वो पर्सन स्वस्थ होना चाहिए, उसका ही मूत्र विषाप कहा गया है। ये बात कुछ समझने वाली है, तो इसलिए दंश की हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है हम उसको पूछते हैं कृमि के बारे में, वर्म्स के बारे में। अब कृमि के बारे में ग्रंथों में कहा है कि कृमि से कौन सी बीमारी नहीं होती, तो कृमि से हर कोई बीमारी हो सकती है, बिल्कुल हर कोई बीमारी, हर कोई। हमारे प्रैक्टिस में जो इन्फर्टिलिटी के केसेस हमने सॉल्व किए हैं, उसमें से अभी तक कम से कम 4 पेशेंट ऐसे हुए जिनको कृमि की चिकित्सा करने की वजह से रिजल्ट आया है। बिल्कुल कोई वाजीकरण नहीं, कोई वृक्ष नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कृमि की चिकित्सा करने को कहा गया है। मतलब आयुर्वेदिक हिसाब से फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक, इसको कृमि की वजह से ब्लॉक है, ऐसा निदान करके कृमिघ्न द्रव्यों से सिद्ध दवा की उत्तर बस्ती देने से रिजल्ट आए हुए हैं। कृमि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है चिकित्सा का, इसलिए कृमि को आयुर्वेदिक चिकित्सा करते समय नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब कृमि के सिम्टम्स कैसे पूछे जा सकते हैं, जैसे पेशेंट को पूछना है आप सोते समय पेट के बल औंधे मुंह सोते हैं क्या, सोते समय मुंह से लार टपकती है क्या, कान नाक आंख संडास की जगह पे खुजली चलती है क्या, नींद में बातें करते हैं क्या, नींद में दांत कटकटाते हैं क्या। अगर ये सिम्टम्स मिलते हैं तो पेशेंट में कृमि है। आपको रेगुलर चिकित्सा के साथ कृमि वाला कल्प भी ऐड कर देना है, आपके रिजल्ट में 4 चांद लग जाएंगे, उसको कहा जा सकता है। तो आपको कृमि के बारे में पूछना है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसके बाद आता है मिट्टी खाना, जो सॉइल हमसे मिट्टी खाना। एक्चुअली मिट्टी खाना उसको अखाद्य पदार्थ, जो खाने की चीज नहीं है उसको खाना। अब खाने की चीज मतलब मिट्टी के अलावा लोग क्या क्या खाते हैं,
लोग बभूति खाते हैं, जो भगवान के भाषा जिसको अंगारा कहते हैं, बभूति खाते हैं। लोग माचिस का जो आगे का माचिस की तिल्ली रहती है उसके आगे जो फास्फोरस का जो गोला रहता है उसको खाते हैं। रोज लोग दीवारों पे जो हम पेंट करते हैं उसका चूना खाते हैं। ये बहुत सी चीजें हमने प्रैक्टिस में देखी है। इसका मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक 18 साल की फीमेल हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आई। उसकी कंप्लेंट ये थी कि उसको मेंस्ट्रुएशन बहुत दिनों के बाद आते थे, मतलब 3-3, 4-4 महीने बाद पीरियड आते थे, और ब्लीडिंग सिर्फ 2 या 3 दिन होता था, और वो भी स्कैंटी ब्लीडिंग होता था। ये शिकायत उसको मेनार्ची के साथ ही थी। तो लेकिन जब वो गायनाकोलॉजिस्ट के विजिट की, उन्होंने बोला अभी मेनार्ची हुई है, हार्मोनल डिस्टर्बिंग की वजह से शायद ऐसा हो सकता है, आप जैसे दिन निकलेंगे, आप बड़े हो गए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसको मेनार्ची 13वें साल में आई थी। 5 साल हो गए थे, प्रॉब्लम जो की तो होती। तो किसी ने हमें बोल दिया कि आप देखिए, हमने पेशेंट देख लिया। तो हिस्ट्री लेते समय हमें पता चला कि उसको बचपन से, मतलब स्कूल के टाइम से उसको जो कलम है, कलम जिसके स्लेट पे लिखते हैं, वो कलम खाने की आदत थी, और वो आदत अभी तक भी थी। तो आयुर्वेद में कहा क्या गया है, जब हम अखाद्य मिट्टी सदृश पदार्थ खाते हैं वो स्त्रोतों का अवरोध कर देते हैं, स्त्रोतों से हमें रुक्षता उत्पन्न करते हैं। तो हमारा उसमें निदान था कि मृत्तिका भक्षण जन्य रस वृक्ष गुण प्राधान्य वात प्रकोप जन्य रसदुष्टि, ऐसा हमारा उसमें ये था। तो हमने उसकी वो आदत बंद कर दी। आचार्य वाग्भट जी ने अष्टांग हृदय में जो एक चिकित्सा स्थान में जो हमें बताया है पांडु रोग चिकित्सा में, कि घृत बताया है जिससे मिट्टी खाने की वजह से सभी बीमारियां बंद हो जाती है, वो घृत बनाया गया। उससे उसको स्नान करके वमन और विरेचन करवाया गया। उससे उसको स्नान आगे जाके शमन के स्वरूप में उसको यूज किया गया। 3 महीने की चिकित्सा के बाद रुग्णों को बराबर महीने के महीने महावारी आने लगी। ब्लीडिंग 3 से 4 दिन पर बढ़ गया। रोज के सेकंड डे पे 3 से 4 पैड लगने लगे। ब्लीडिंग फ्रेश होने लगा, कोई क्लॉट नहीं थे। तो ये जो बात है आयुर्वेदिक निदान के हिसाब से की हुई चिकित्सा है, मतलब मृत्तिका भक्षण चिकित्सा है। इतना महत्व होता है हमारा मृत्तिका के संबंध में। अगला पॉइंट जो आता है, हम पेशेंट को पूछते हैं एक खास, ये आज हमारा टॉपिक का आखिरी है क्योंकि 1 घंटा होते हुए आया है। तो ये आज हमारा आखिरी पॉइंट है आज का। हमारे महाराष्ट्र में उसको शेख शेकुटी बोलते हैं। अब शेख शेकुटी मतलब क्या? आफ्टर डिलीवरी पीएनसी पोस्ट नेटल केयर जो रहती है, वो जो है प्रसूति व्यक्ति प्रसूता के लिए जो दिनचर्या बोली गई है, उस दिनचर्या को फॉलो करना। अगर वो दिनचर्या फॉलो नहीं की हुई है तो फीमेल्स में अनेकों व्याधि उत्पन्न हो सकती है। इसका मैं आपको कारण बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। जब फीमेल नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में गर्भाशय का जो वेट होता है वो 60 ग्राम से 80 ग्राम इस बीच में हो जाता है। आफ्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, प्रसूति के समय में वो 60-70 ग्राम से बढ़ते बढ़ते 1 से 1.5 किलो के साइज में हो जाता है। और जैसे ही बच्चा पार्चुरेट हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो फिर वो ग्रेजुअली डिक्रीज होते रहता है। तो उस डिक्रीज के लिए उसको 21 दिन से लेके 1.5 महीने तक का समय लग सकता है। जब वो डिक्रीज होता रहता है तो उसका वो नॉर्मल साइज को, मतलब 60 ग्राम तक नहीं आता, 100-125 ग्राम तक आ जाता है। तो आयुर्वेद कहता है कि जब आफ्टर पार्चुरेशन, जब वो गर्भाशय सिकुड़ता हुआ है तो वहां पे वात प्रकोप का चांस रहता है। इसीलिए उस वात प्रकोप, और वात को कौन से गुण से, सूक्ष्म गुण से, चल गुण से और लघु गुण से वहां पे वात प्रकोप होते रहता है। उसी वजह से, उस वात प्रकोप की वजह से हमारे भारतीय संस्कृति में कुछ चीजें बोली है। जैसे गर्भिणी ने पेट को बांधना है, उसने आराम करना है, उसने गर्म कपड़े पहनने हैं, उसने शरीर को तेल लगाना है, उसने कान में कपास का फायर रखना है, उसने मेथी के लड्डू या फिर गोंद के लड्डू खाने हैं, या जिसको डिलीवरी के लड्डू भी बोला जाता है वो खाने हैं। ये सब बृहन आत्मा है, बृहन करने वाला आहार है। ये बृहन आहार जो वात प्रकोप है उसको कम करने के लिए है। अगर फीमेल उसको फॉलो नहीं करती है, उसके वजह से स्थानिक वात प्रकोप हो जाता है। आजकल सीजर के बाद क्या हो जाता है, सीजर के बाद जब तक स्टिचेस रहते हैं तब तक पेट बांधा नहीं जा सकता, उसके वजह से पेट आगे भी बांधते नहीं लोग। सबसे पहली कंप्लेंट जो आती है आफ्टर सीजर वो होती है
फीमेल के पेट पे चर्बी आना, बेली निकल आती है फीमेल की। क्यों होती है? क्योंकि जो गर्भाशय में वात प्रकोप है वो स्थानिक वात प्रकोप शरीर को हानिकारक ना हो, इसलिए शरीर खुद का ऑयल मतलब खुद की चर्बी वहां पे लेपन कर देता है, वहां पे कवरिंग दे देता है ताकि वात प्रकोप ना हो। इसके से पेट छूटना चालू हो जाता है। और दूसरी बात चालू हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन कम हो जाता है। आप देख लीजिए जिस भी स्त्री का सीजरियन सेक्शन हुआ है और उन्होंने ये सूती का परिचर्या फॉलो नहीं की है तो उनको उनका बेली निकली हुई है और उनका मेंस्ट्रुएशन कम हो जाता है, 5 दिन से 2 या 3 दिन पे आ जाता है और वो भी उसका फ्लो भी कम हो जाता है। इतना बड़ा महत्व आयुर्वेद में सूती परिचर्या को बोला है। सीजर के बाद क्या करना है, अगर 7 दिन के बाद स्टिचेस निकाल दी गई उसके बाद पेट पे कपड़ा बांधना है। और कपड़ा बहुत तेल के नहीं बांधना है, सिर्फ दिन में 2 घंटे सिर्फ खाली पेट बांधना है। सिर्फ 2 भी घंटे बांधा जाए तो स्थिर गुण से मतलब जो वात का जो चल गुण है उसको स्थिर गुण को हम अप्लाई करके वात का चल गुण कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। इतना उसका इंपॉर्टेंस है। आजकल वो बेल्ट आते हैं एब्डोमिनल बेल्ट, लेकिन वो एब्डोमिनल बेल्ट उतना प्रेशर नहीं देते और वो थोड़े डिस्कम्फर्ट भी रहते हैं। इसलिए सूती कपड़े का ऐसे पट्टे जैसा सिला के उसको पेट पे बांधा जाए, इट विल द बेस्ट रिजल्ट। इसलिए अगर आपके पास पेशेंट आता है और उसको फीमेल पेशेंट है और डिलीवरी हो चुकी है या फिर पहले भी डिलीवरी हुई है, उसके हमको हिस्ट्री लेने की आपने प्रसूता दिनचर्या जो है प्रसूति का दिनचर्या वो फॉलो की थी क्या, उसको सेम पूछना है। आपने तेल लगाया था क्या, आपने आराम किया था क्या, आपने गर्म कपड़े पहने थे क्या, आपने लड्डू खाए थे क्या, आपने ठंडे चीजों को स्पर्श नहीं किया था क्या, आपने आराम किया था क्या। अगर पेशेंट नहीं बोलता है तो लिखिए वहां पे कि प्रसूति की दिनचर्या वो फॉलो नहीं की गई है, उसकी वजह से स्थानिक वात प्रकोप की वजह से पेशेंट आपके पास कमर दर्द के लिए आ सकती है। वो आपके लिए पक्वाशय के नीचे वाले रीजन में, क्योंकि आचार्य वाघभट जी ने कहा है पक्वाशय में अगर वात प्रकोप होता है कमर के नीचे कुछ साध्य व्याधि हो सकती है, कोई भी बीमारी पकड़ लीजिए, फिर वो गर्भाशय संबंधित हो, वो ओवरी संबंधित हो, वो लंबर स्पाइन संबंधित हो, कॉकिक संबंधी हो या फिर नी जॉइंट संबंधी हो, पैर पे सूजन आना हो, हमारा निदान पक्वाशयगत वात, बिकॉज क्योंकि उन्होंने प्रसूति दिनचर्या फॉलो नहीं की। इस तरह से ये हो गए हमारा पेशेंट को जानने का तरीका कि पेशेंट की कंप्लेंट क्या है। दोस्तों अभी 1 घंटा 2 मिनट हो चुके हैं, तो आज हम यहीं पे रुकने वाले हैं। इस तरीके से जाएंगे तो शायद 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि इसके बाद जो पेशेंट की सवाल है वो मलमूत्र परीक्षण पे, क्योंकि हमको पचन जो निदान होता है वो मल के थ्रू ही हम पेशेंट का पचन डायग्नोस कर सकते हैं। हमको भूख अच्छी लगती है इसलिए हम पेशेंट का पचन ठीक है, ये पेशेंट का जो कहना है वो गलत होता है। मल परीक्षा से पचन किया जा सकता है। उसके बाद आगे आते हैं दूसरे खान पान के हेतु, उस पर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज फिलहाल यहीं पे रुक जाते हैं। आपके कुछ सवाल होंगे तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप हमें सवाल पूछिए, हम आपको वहीं पे आपके जवाब दे देंगे। दूसरी बात, तो मैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं अपने सभी गुरु वर्यों को प्रणाम करता हूँ, जिनकी वजह से आज मैं ये बोलने के लायक हूँ। और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए आज का लेक्चर खत्म करता हूँ। नमस्ते। ठीक है ना? किती व्यू होते? 141 आहे. ओके ओके. म्हणजे आता तुम्ही संपवलं ना.